तारीख 3 जुलाई 1999। जगह थी पटना का एमएलए क्वार्टर नंबर 12। पास की पार्किंग में खड़ी मारुति जैन कार और उसमें पड़ी दो अधनंगी लाशें। लाश 22 साल की खूबसूरत मॉडल शिल्पी जैन और नेता बनने का सपना पाले एनआरआई डॉक्टर के बेटे गौतम सिंह की। बिहार की सियासत में हड़कंप मचा। वजह, जिस क्वार्टर के पास ये लाशें मिलती हैं वो था राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव का, यानी तत्कालीन बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई का। साधु यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने साथियों के साथ शिल्पी जैन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है और फिर शिल्पी और उसके दोस्त गौतम सिंह की हत्या कर दी है। आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेता रहे सुशील मोदी ने इसे जंगल राज का प्रतीक बताया। हत्याकांड ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। मामला इतना बढ़ा कि जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने मामले को आत्महत्या बताकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन शिल्पी गौतम हत्याकांड ने लालू राबड़ी राज के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में नीतीश भाजपा की बड़ी मदद कर दी। आज घटना को 25 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। नीतीश भाजपा करीब 18 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं। शिल्पी गौतम मर्डर का जिन्न एक बार फिर अब जाग गया है, लेकिन अब किरदार बदल गए हैं। आरोप लगाने वाले हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और टारगेट पर हैं भाजपा नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर का दावा है कि साधु यादव के साथ सम्राट चौधरी भी शिल्पी गौतम हत्याकांड में नामजद संदिग्ध आरोपी थे, लेकिन लालू की कृपा से साधु यादव के साथ बच निकले। प्रशांत सम्राट चौधरी को बर्खास्त करके गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। तारापुर हत्याकांड में भी सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है। नाबालिग बनकर सजा से बचने और गलत उम्र बताने जैसे आरोप भी लग रहे हैं। इन सभी खुलासों का क्या सच है? कितने दोषी हैं सम्राट चौधरी? प्रशांत कौन से खुलासे और करने जा रहे हैं? और शिल्पी गौतम हत्याकांड की क्या है असल सच्चाई? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। शिल्पी जैन पटना के बड़े कपड़ा व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद शिल्पी कंप्यूटर कोचिंग करने लगी थी। वहीं उनकी दोस्ती हुई गौतम सिंह से। गौतम के पिता बीएन सिंह लंदन में डॉक्टर थे। पूरा परिवार वहीं रहता था, लेकिन सियासत में दिलचस्पी रखने वाले 27 साल के गौतम पटना में ही रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम उस समय आरजेडी की बूथ विंग से जुड़े हुए थे और चुनावी राजनीति में आने की तैयारी में थे, जिसके लिए वो साधु यादव के भरोसे बैठे हुए थे। वहीं साधु यादव, जिन्हें उस समय डिफेक्टो सीएम भी कहा जाता था, लेकिन साधु यादव के कुछ और ही इरादे थे। 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से कंप्यूटर कोचिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिलता है जो कार में था। उसने शिल्पी से कहा कि वो उन्हें कार में छोड़ देगा। शिल्पी उस लड़के को जानती थी क्योंकि वो गौतम के फ्रेंड सर्कल का हिस्सा था। शिल्पी रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई, लेकिन लड़के ने कार को इंस्टीट्यूट के बजाय दूसरी तरफ मोड़ दिया। शिल्पी ने आपत्ति जताई तो लड़के ने कहा कि वो फुलवारी शरीफ में वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं और गौतम वहीं पर है। शिल्पी मान गई। गौतम को जैसे ही खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है तो वो तुरंत वहां पहुंचता है। उसे पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस राजद के नेताओं और उनके शागिर्दों का अड्डा है। गेस्ट हाउस के अंदर क्या हुआ ये पब्लिकली कभी सामने नहीं आया, लेकिन उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस सूत्र और नोट्स के आधार पर जो बातें सामने आई उसके मुताबिक जब गौतम गेस्ट हाउस पहुंचता है तो उसने देखा कि शिल्पी के साथ जबरदस्ती हो रही है। उसके कपड़े उतारे हुए थे और वो रो रही थी। गौतम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया और हाथ पैर और जूतों से बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। जब शिल्पी ट्यूशन से नहीं लौटी तो उधर घर वाले भी परेशान हो रहे थे। उन्होंने आसपास पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हारकर शाम 7 बजे पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामला बड़े कारोबारी की बेटी का था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस को किसी ने खबर दी कि गांधी मैदान के पास मौजूद विधायकों के क्वार्टर में एक 12 नंबर के क्वार्टर के पास मौजूद जो बंद पड़ी पार्किंग है उसकी गैराज में 2 लाशें पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और लाश की पहचान गौतम और शिल्पी के तौर पर कर दी गई। गौतम सिर्फ पैंट पहने हुआ था, जबकि शिल्पी के शरीर पर सिर्फ गौतम की टी शर्ट थी। शिल्पी गौतम की लाश बरामद होने की खबर साधु यादव को मिलती है। पुलिस के पहुंचने के आधे घंटे के अंदर साधु यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। हंगामा शुरू कर दिया। साधु यादव के हंगामे के बाद पुलिस ने जो किया वो अनप्रोफेशनलिज्म की हद थी। उन्होंने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस गाड़ी में लाश मिली उसे ड्राइव करके थाने लाया गया, जिससे गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट्स खराब हो गए। पुलिसिया कार्रवाई में दूसरे सबूतों को भी टेम्पर किया गया। आनन फानन में पोस्टमार्टम कराकर शिल्पी और गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मामले को आत्महत्या का बता दिया। तत्कालीन सिटी एसपी ने यहां तक कह दिया कि दोनों की मौत दम घुटने से हुई है और इस दौरान दोनों ने कार में यौन संबंध भी बनाए हैं। साधु यादव के हंगामे और सिटी एसपी के बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस साधु यादव को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। गौतम और शिल्पी का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में हुआ। 28 जुलाई 1999 को विसरा रिपोर्ट आई। उनके शरीर में सल्फाज मिला, जो बहुत जहरीला पदार्थ होता है। कुछ दिन बाद सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए CDFD हैदराबाद भेज दिए गए। रिपोर्ट में शिल्पी के इनरवियर पर 1 से ज्यादा लोगों के सेमिनल स्ट्रेन मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। विपक्ष साधु यादव के खिलाफ सड़कों पर उतर आया और दबाव बढ़ा तो राबड़ी देवी ने केस CBI को सौंप दिया। CBI ने जांच शुरू की, लेकिन पुलिस ने पहले कई सबूत नष्ट कर दिए थे। गौतम के दोस्तों और परिवार से ब्लड सैंपल लिए गए, लेकिन किसी का DNA मैच नहीं हुआ। साधु यादव से भी ब्लड सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया। CBI ने सितंबर 1999 से 2004 तक मामले की जांच की, लेकिन पुलिस अधिकांश सबूत नष्ट कर चुकी थी। साधु यादव सैंपल नहीं दे रहे थे। ऐसे में CBI को हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। उसने मामले को आत्महत्या बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। घटना को 25 साल से आज ज्यादा हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने साधु यादव को किनारे लगा दिया है, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर। उस सम्राट चौधरी पर जिसे भाजपा बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जिसने दोनों की नाक में दम कर रखा है। नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत एक एक करके नीतीश और भाजपा के नेताओं मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं। दिलीप जायसवाल से लेकर मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, अशोक चौधरी और अब डिप्टी CM सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर इन नेताओं पर करोड़ों के करप्शन, इरेगुलरिटीज और क्रिमिनल हिस्ट्री के सभी पुराने मामले लाकर सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत सबूतों के साथ आरोप लगाने का दावा कर रहे हैं। दावों में सच्चाई भी नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि भाजपा नेताओं के सामने प्रशांत किशोर का कोई नाम भी ले रहा है तो वो इंटरव्यू छोड़कर भाग रहे हैं। प्रशांत किशोर पर सर एक सवाल महत्वपूर्ण, नए प्लेयर्स हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए। प्रशांत ने कहा है कि सम्राट चौधरी कोई साफ सुथरा नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर उसके हाथ खून से रंगे होने के आरोप हैं। क्योंकि सम्राट 1995 में हुए तारापुर हत्याकांड में भी आरोपी थे। तारापुर हत्याकांड वो घटना है जिसमें 7 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो सभी कुशवाहा समाज से आते थे। सम्राट चौधरी सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि अभियुक्त भी थे। सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप था, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। ये वो मामला है जिसमें सम्राट चौधरी बरी नहीं हुए बल्कि जुवेनाइल एक्ट के तहत रिहा हुए थे, यानी नाबालिग घोषित होने के बाद सजा से बच गए थे। प्रशांत किशोर का दावा यह है कि मामले में अदालत में सम्राट चौधरी के नाबालिग होने के जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें डेट ऑफ बर्थ 1981 दर्ज थी। इसका मतलब है कि उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी, यानी वे नाबालिग थे। इसी कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन 2020 में जब उन्होंने चुनावी हलफनामा भरा तो उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई। इसका मतलब हुआ कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी और वे नाबालिग बिल्कुल नहीं थे। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है। उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर जब शिल्पी गौतम हत्याकांड का बम फोड़ा तो इस खुलासे ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। अब प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं, सम्राट बताएं कि वो इस मामले में संदिग्ध नामजद आरोपी थे या नहीं। CBI ने सम्राट चौधरी की भी जांच की थी या नहीं। जांच के लिए उनके सैंपल लिए गए थे या नहीं। उस पूरी घटना में उनकी क्या संलिप्तता है वो खुद बताएं, नहीं तो हम डॉक्यूमेंट जारी कर देंगे। एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था।
बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। तो कहानी कुछ यूं थी कि शिल्पी गौतम हत्याकांड के आरोपियों में एक का नाम राकेश कुमार भी था। पीके का कहना है कि राकेश कुमार कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ही हैं, लेकिन सम्राट कह रहे हैं कि वो कोई और राकेश है जो हाजीपुर में आइसक्रीम बेचा करता था। सम्राट चौधरी सफाई दे रहे हैं, लेकिन मानहानि का मुकदमा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जुटाएं भी कैसे, क्योंकि अगर आरोप सच्चे साबित हो गए तो फाइलें फिर से खुलेंगी, और अगर फाइलें खुली तो मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूटेगा, राजनीतिक करियर भी बर्बाद होगा, जेल जाना पड़ेगा वो अलग। बहरहाल आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप शिल्पी गौतम हत्याकांड पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं डिटेल, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें। शुक्रिया।